हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू यूपीएससी आउ। आज से हमारा ज्योग्राफी का कोर्स शुरू हो रहा है जो टारगेट करेगा यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2024 को। और जैसा कि हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में बात की थी कि हमें एग्ज़ाम स्पेसिफिक होके कैसे पढ़ना है और ज्योग्राफी उसमें कितना बड़ा रोल निभा सकता है। तो इसी के साथ आज हम ज्योग्राफी शुरू कर रहे हैं विद फिज़िकल ज्योग्राफी, जिसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे क्लाइमेटोलॉजी। बट क्लाइमेटोलॉजी की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी के साथ एक कोट शेयर करना चाहूँगा, दैट इज़ अ प्रूडेंट क्वेश्चन इज़ वन हाफ ऑफ विजडम। यानी कि अगर आप विवेकपूर्ण सवाल पूछते हैं, यानी कि सेंसिबल सवाल पूछते हैं, तो आपके ज्ञान में, आपकी बुद्धिमत्ता में अपार बढ़ोतरी संभव है। तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हुए हम अपनी पूरी ज्योग्राफी कवर करेंगे और लास्ट में आप देखेंगे कि ज्योग्राफी आपके लिए कितनी आसान बन जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लाइमेटोलॉजी को विद द इंट्रोडक्शन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसीलिए सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आखिर है क्या? तो बचपन में हमने एक डेफिनेशन भी पढ़ी थी कि एटमॉस्फेयर इज़ एन गैसियस एनवेलप दैट सराउंड्स द अर्थ। यानी कि एक गैस का ब्लैंकेट है, गैस का एनवेलप है जो धरती को चारों ओर से घेरे हुए है और धरती के साथ बाइंड है विद द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। कि ग्रेविटी जो है, यानी कि ग्रेविटेशनल पुल जो है अर्थ का, वो इस एनवेलप को कहीं जाने नहीं दे रहा है, वो उसको रोक के रखे हुए है। यहीं पे एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि क्या ये सिर्फ गैसियस एनवेलप है, जो हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं, क्योंकि असल में तो एटमॉस्फेयर इज़ नॉट जस्ट अ गैसियस एनवेलप। एटमॉस्फेयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैस, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। यानी कि इसमें गैस भी है, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और वाटर वेपर भी हैं, और ये अपना अपना अलग अलग रोल हमारे एटमॉस्फेयर में निभाते हैं। बट ये तो बात हुई कि व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। बट इन एलिमेंट्स में भी हमें बहुत सारी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। चलो तो अब उन वेरिएशंस को एक एक करके हम देखते हैं। तो अगर हम गैसेस की बात करें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट गैसेस हैं जो हमें अपने एटमॉस्फेयर में देखने को मिलती हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर का लगभग 78% पार्ट जो है वो फॉर्म करती है। उसके बाद आती है ऑक्सीजन, जो हमारे और आपके ज़िंदा रहने के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड नहीं आती, बल्कि आती है आर्गन, और फिर 4th नंबर पे आती है कार्बन डाइऑक्साइड। और इवन यूपीएससी में एक बार यही सवाल भी पूछा गया था, जहां आपको ये गैसेस दी गई थी और इसको आपको अरेंज करना था असेंडिंग ऑर्डर में। वो सवाल भी हम देखेंगे वीडियो के लास्ट में जब हम PYQs करेंगे। उसके बाद कुछ इनर्ट गैसेज आती हैं। इनर्ट गैसेज जो कि किसी से भी रिएक्ट नहीं करती, जैसे कि नियॉन, हीलियम, क्रिप्टॉन और जेनॉन। तो ये गैसेस तो हमें याद रखनी ही है। उसके बाद अगर कंपोजिशन याद नहीं भी रख सकते तो ऐसा कोई इंपॉर्टेंट नहीं है वो, क्योंकि डायरेक्ट कंपोजिशन पे नहीं पूछेगा कि भाई नाइट्रोजन की कंपोजिशन कितने % है एटमॉस्फेयर में। एक एवरेज आप याद रख लेना कि भाई ये लगभग 80% के आसपास है, ये लगभग 20% के आसपास है, बाकी सब लेस देन 1% है। इतने से हमारा काम हो जाएगा। गैसेस के बाद बात करते हैं हम अपने अगले एलिमेंट की, जो कि है वाटर वेपर। तो वाटर वेपर जो है वो हमें पता है क्या होता है। जब इवेपोरेशन होती है तो वाटर वेपर बनती है, और वो वाटर वेपर जो है वो रीजन बाय रीजन वेरी करती है। जैसे अगर आप इक्वेटर पे आएंगे तो वाटर वेपर जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको मिलेगी। बट जैसे जैसे आप लैटिट्यूडनली पोल्स की तरफ मूव करेंगे, इसी वाटर वेपर की जो अमाउंट है वो क्या होती चली जाएगी, वो कम होती चली जाएगी। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इट इज़ अ वेरिएबल गैस। साथ ही साथ लैटिट्यूडनली तो ये वेरी करती ही है, बट एल्टीट्यूडनली भी ये वेरी करती है। इसका मतलब है कि जब आप ज़मीन से आसमान की तरफ जाएंगे, यानी कि ऊंचाई पे जाएंगे, जैसे जैसे आपकी ऊंचाई बढ़ेगी वैसे वैसे वाटर वेपर जो है वो कम होती चली। जो तीसरी इंपॉर्टेंट बात वाटर वेपर से एसोसिएटेड है वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट। इट इज़ अ ग्रीन हाउस गैस। मतलब जो अर्थ से रेडिएशन निकलती है, लॉन्ग वेव रेडिएशन निकलती है, जिसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे, उस लॉन्ग वेव रेडिएशन को ये पास नहीं होने देती बल्कि एब्जॉर्ब कर लेती है। और इस एब्जॉर्प्शन की वजह से क्या होता है कि धरती का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग जाता है। दैट इज़ वाई वाटर वेपर इज़ अ ग्रीन हाउस गैस, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का टेम्परेचर है वो मेंटेन भी होता है। अब इसके बाद जो थर्ड एलिमेंट था हमारा, वो था हमारा डस्ट पार्टिकल्स, जिसको हम एरोसोल्स भी बोलते हैं। तो डस्ट पार्टिकल्स जो होते हैं वो हमारे हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। अब ये हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई क्या है, बहुत हैवी वर्ड लग रहा है, बट हैवी है नहीं।
एक्चुअली हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई मतलब ये एक न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता है। जो वाटर ड्रॉपलेट्स आसमान में तैर रही होती हैं उन सबको एक स्पेस देता है जो आके वहाँ पे इकट्ठी हो सके। और इसी तरह जब वो वहाँ पे आके इकट्ठी होती हैं और कंडेंसेशन होता है तो क्या बनता है, तो फॉर्मेशन होता है क्लाउड्स का। तो ये हमने बात की व्हाट इज एटमॉस्फेयर एंड व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर। साथ ही हमने समझा इन एलिमेंट्स का रोल क्या है। अगला सवाल जो हमारे दिमाग में आना चाहिए वो है, क्या सभी प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर है या सिर्फ अर्थ के पास ही एटमॉस्फेयर है? तो सभी प्लैनेट्स के पास एटमॉस्फेयर है, बट ये जो एटमॉस्फेयर है ये प्लैनेट बाय प्लैनेट वेरी करता है। जैसे कि अगर हम वीनस पे देखें तो वीनस का एटमॉस्फेयर जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ऑलमोस्ट 98% है। और हमें पता है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक ग्रीन हाउस गैस है, यानी कि ये भी क्या करेगी, जो वीनस से रेडिएशंस निकलेंगी उनको एब्जॉर्ब करेगी और टेम्परेचर बढ़ा देगी। दैट इज़ वाई वीनस का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है इवन मरकरी से। जबकि हम सभी जानते हैं कि मरकरी जो है वो पहला प्लैनेट है, सन के सबसे पास कौन सा प्लैनेट है, मरकरी, और उसके बाद आता है वीनस। बट ज़्यादा गर्म कौन सा है, वीनस। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलता है एटमॉस्फेयर में ही सल्फ्यूरिक एसिड। क्या देखने को मिलता है, सल्फ्यूरिक एसिड, यानी कि यहाँ पे एसिड रेन जो है बहुत आम सी बात है। उसके बाद बट आप कुछ प्लैनेट्स छोड़ दें और उसके पड़ोस में आएँ तो आपको दिखेगा जुपिटर। जुपिटर जो कि हमारे सोलर सिस्टम का लार्जेस्ट प्लैनेट भी है, उसके कंपोजिशन में हाइड्रोजन और हीलियम जो है वो बहुत ज़्यादा डोमिनेट करती हैं। ऑलमोस्ट 99% जो जुपिटर का एटमॉस्फेयर है वो हाइड्रोजन और हीलियम ही है। बट ऐसा क्यों? तो ये जो राज है ये छुपा है फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर में। इसीलिए अगले टॉपिक में हम समझेंगे फॉर्मेशन ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें तो ये शुरुआत हुई थी 4.5 बिलियन ईयर अगो, जब धरती की फॉर्मेशन हुई। और ये 3 स्टेज में हमारा एटमॉस्फेयर बन के तैयार हुआ। जो पहली स्टेज थी उसको हम बोलते हैं लॉस ऑफ प्राइमोर्डियल एटमॉस्फेयर। प्राइमोर्डियल मतलब द अर्लीस्ट एटमॉस्फेयर। ये भी जुपिटर की तरह हाइड्रोजन और हीलियम रिच था। बट जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन और हीलियम दोनों ही बहुत लाइट गैसेज हैं, तो जो सोलर रेडिएशंस थी उन्होंने इस हाइड्रोजन और हीलियम को धरती से अलग कर दिया। और उस टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो धरती के पास नहीं थी, वो था उसका मैग्नेटोस्फीयर, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे वो किस तरह से हेल्प करता है। फिर सेकंड स्टेज की बात करें तो वो होता है, उसको हम बोलते हैं डीगैसिंग। अब इसमें क्या हुआ, कुछ मिलियन सालों के बाद धरती पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक गैसेस इकट्ठी होनी शुरू हो गई, यानी कि धरती पे बहुत ज़्यादा वोल्केनिक एक्टिविटी बढ़ गई, जिसकी वजह से क्या हुआ, एटमॉस्फेयर में बहुत तरह की गैसेस मिक्स हो गई, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड। बट अभी भी यहाँ पे नोट करने वाली चीज़ क्या है कि फ्री ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट नहीं थी। और इसी पे एक बार यूपीपीसीएस में सवाल पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज आर नॉट प्रेजेंट इन द अर्ली एटमॉस्फेयर। ऑप्शन में था वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। और आंसर क्या होगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद हम थर्ड स्टेज की तरफ आएँ तो ये शुरू होती है जब हमारी अर्थ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करना शुरू करते हैं। क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स करते हैं रेस्पिरेशन, जिसकी वजह से एडिशन होता है ऑक्सीजन का एनवायरनमेंट में, यानी कि एटमॉस्फेयर में। और इसी वजह से क्या हुआ, हमारे एटमॉस्फेयर को एक नई तरह का एलिमेंट मिला जिसको हम बोलते हैं ऑक्सीजन, और जिसकी वजह से फिर बाद में जाके धरती पे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स की लाइफ भी पॉसिबल हुई। तो अभी तक हमने देखा कि एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर के एलिमेंट्स क्या हैं, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन कैसी है और एटमॉस्फेयर बना कैसे। बट अगला जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट भी है और पेपर में बार बार पूछा भी जाता है, वो है स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। तो अगर हम अपने एटमॉस्फेयर की बात करें, अपने एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करें, तो वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर है। लेयर्ड मतलब अलग अलग स्ट्रेटास में वो बटा हुआ है, और जिसकी शुरुआत होती है सबसे पहले ट्रोपोस्फियर से, जो अर्थ के सरफेस से बिल्कुल लगा हुआ है। उसके बाद आता है स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद आता है मीजोस्फियर, उसके बाद थर्मोस्फियर और फिर लास्ट में एक्सोस्फियर। बट ये तो सिर्फ एक तरह का इसका स्ट्रक्चर है, क्योंकि अगर हम एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमें ये ध्यान देना ज़रूरी है कि जो एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर है वो 2 बेसिस पे डिवाइड होता है। वन इज़ ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर एंड सेकेंड इज़ ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन। और ये जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा ये हमारा डिस्टिंक्शन था ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। तो अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि टेम्परेचर के बेसिस पे एटमॉस्फेयर का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह से डिवाइड है, और इसमें हमें 2 एस्पेक्ट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा। वन इज़ द हाइट ऑफ दीज लेयर्स, सेकेंड इज़ देयर इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़।
और इन्हीं के बेसिस पे हम एक एक करके ये सारी लेयर्स को पढ़ेंगे। स्टार्ट हम करेंगे ट्रोपोस्फियर से। तो अगर हम ट्रोपोस्फियर की बात करें तो इसकी जो हाइट है वो वेरी करती है लगभग 8 किलोमीटर से लेके 18 किलोमीटर्स तक। अब ये वेरिएशन क्यों होता है? ये होता है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करंट्स। तो आप इसको अभी इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी हवा गर्म होती है तो वो ऊपर की ओर उठती है और जब वो ठंडी होती है वो नीचे की ओर आती है। और इक्वेटर पे हवा के गर्म होने की वजह से हवा काफ़ी ऊंचाई तक उठ जाती है। इस वजह से जो इक्वेटर पे हमारे ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो लगभग 18 किलोमीटर तक पहुंच जाती है। जबकि पोल्स की अगर हम बात करें तो वहाँ पे कन्वेक्शन इतना देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे क्या है, वहाँ पे हवा जो है वो कोल्ड है, इसलिए वहाँ पे राइज ऑफ द एयर नहीं देखने को मिलता है और वहाँ पे जो ट्रोपोस्फियर की हाइट है वो लगभग 8 किलोमीटर देखने को मिलती है। दूसरी चीज़ जो हमें यहाँ देखने को मिलती है कि जैसे जैसे हम एल्टीट्यूडनली ऊपर जाते जा रहे हैं वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जा रहा है। इसको हम बोलते हैं लैप्स रेट। यानी कि अगर हाइट बढ़े तो टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। ये किस रेट से होता है? तो ये होता है 165 मीटर्स पे हमारा 1 डिग्री डिक्रीज हो जाता है। यानी कि 1 किलोमीटर जब हम ऊपर जाते हैं तो लगभग 6.4 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल बनता है कि अगर आप पोल और इक्वेटर पे हैं तो टेम्परेचर कहाँ पे ज़्यादा होगा? ऑफ कोर्स पोल पे ज़्यादा होगा। बट अगर आप ट्रोपोस्फियर की मैक्सिमम हाइट, जिसको हम ट्रोपोपोज बोलते हैं, वहाँ पे खड़े हो जाएं तो कहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होगा, इक्वेटर पे या पोल्स पे? इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अगर हम आगे ट्रोपोस्फियर की बात करें तो यहीं पे हमें क्या देखने को मिलता है? वाटर वेपर, कार्बन डाइऑक्साइड या डस्ट पार्टिकल्स, तीनों ही मोस्टली ट्रोपोस्फियर में ही कंसंट्रेटेड रहते हैं। और इसी वजह से जब हमने पढ़ा था कि डस्ट पार्टिकल्स की वजह से क्या होता है, क्लाउड्स फॉर्म होते हैं, और वाटर वेपर क्या करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है। और इसी वजह से हमें जितने भी वेदर फिनोमेना हैं, चाहे वो क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो, कंडेंसेशन हो, प्रेसिपिटेशन हो या स्टॉर्म्स, वो सब हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? हमें ट्रोपोस्फियर में ही देखने को मिलते हैं। तो हमने यहाँ पे ट्रोपोस्फियर से एसोसिएटेड 3 चीज़ें देखी। वन इज़ द हाइट ऑफ द ट्रोपोस्फियर, और हमने जाना कि ये हाइट जो है वो वेरी क्यों कर रही है। दूसरा हमने देखा कि लैप्स रेट क्या होता है और ट्रोपोस्फियर में लैप्स रेट कितना होता है। और तीसरी चीज़ हमने देखा कि ट्रोपोस्फियर में वेदर फिनोमेना कौन कौन से होते हैं और क्यों होते हैं। ट्रोपोस्फियर के बाद हम बात करते हैं अब अगली लेयर की, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कम होता जा रहा था, सडनली वो बढ़ने लग जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्ट्रेटोस्फियर में प्रेजेंट होती है ओजोन लेयर, और ओजोन लेयर हम जानते हैं क्या करती है, जो सन से रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेती है। और इसी एब्जॉर्प्शन की वजह से हमें क्या देखने को मिलता है? टेम्परेचर बढ़ता हुआ देखने को मिलता है। बट जब टेम्परेचर कम हो रहा था उसको हम बोल रहे थे लैप्स रेट। उसको हम क्या बोल रहे थे? लैप्स रेट बोल रहे थे। और जब ये लैप्स रेट का इन्वर्स होना शुरू हो जाता है, यानी उल्टा होना शुरू हो जाता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है वैसे वैसे टेम्परेचर भी बढ़ना शुरू कर देता है, इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। और ये एक ऐसा फिनोमिना है जो स्ट्रेटोस्फियर में तो देखने को मिलता है, बट ट्रोपोस्फियर में भी देखने को मिलता है। बट स्ट्रेटोस्फियर में ये परमानेंटली देखने को मिलता है, जबकि ट्रोपोस्फियर में ये टेम्परेरीली कहीं कहीं पे हमें देखने को मिलता है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। अब स्ट्रेटोस्फियर में ना तो वाटर वेपर इतनी प्रेजेंट है, ना ही डस्ट पार्टिकल्स, तो यहाँ पे क्लाउड फॉर्मेशन भी नहीं होगा, ना ही कोई वेदर एसोसिएटेड फिनोमिना होंगे। इसलिए जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उनको हम यहीं पे फ्लाई करते हैं। अब स्ट्रेटोस्फियर के बाद अगली लेयर आती है मीजोस्फियर। यहाँ पे वापस से टेम्परेचर जो है वो गिरना शुरू हो जाता है, हाइट के साथ कम होना शुरू हो जाता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? बिल्कुल सही, लैप्स रेट बोलते हैं। और यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है कि यहाँ पे टेम्परेचर लगभग -100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है, और इसीलिए मीजोस्फियर क्या है? कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर भी है। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, और ऑप्शन में दिया जाए ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मीजोस्फियर या थर्मोस्फियर, तो आपने याद रखना है कि मीजोस्फियर इज द कोल्डेस्ट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ हमें याद रखनी है अबाउट द मीजोस्फियर की जो मीटियोरॉइड्स आते हैं वो यहीं पे बर्न आउट होते हैं और धरती तक नहीं पहुंच पाते और कोई भी नुकसान नहीं कर पाते। अब मीटियोरॉइड्स क्या होते हैं ये हम किसी और वीडियो में समझेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट लेयर आती है थर्मोस्फियर। बट थर्मोस्फियर का जो लोअर पार्ट है उसको भी हमने डिवाइड किया हुआ है, जिसको हम बोलते हैं आयनोस्फियर।
क्या बोलते हैं? आयनोस्फीयर। अब इसको आयनोस्फीयर हम बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें मिलते हैं चार्ज पार्टिकल्स। अब ये चार्ज पार्टिकल्स क्या करते हैं? ये दो चीज़ करते हैं। सबसे पहले तो जो भी रेडियो सिग्नल्स होते हैं उनको ये रिफ्लेक्ट बैक कर देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारे लिए कम्युनिकेशन पॉसिबल होती है। एक जगह से हम सिग्नल भेजते हैं आयनोस्फीयर की तरफ, आयनोस्फीयर उसको रिफ्लेक्ट कर देता है और दूसरी जगह रिसीवर से हम उसको रिसीव कर लेते हैं। तो पहली चीज़ तो हमें क्या देखने को मिलती है कि कम्युनिकेशन इज पॉसिबल बाय आयनोस्फीयर बिकॉज ऑफ दीज आयंस। दूसरी चीज़, ये आयंस जो हैं वो सोलर रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं और जिसकी वजह से थर्मोस्फीयर में हमें टेम्परेचर जो है वो राइज होता हुआ दिखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइट के साथ टेम्परेचर जब राइज होता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। तो हमें आयनोस्फीयर में इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर भी देखने को मिलता है। तो ये तो हुई आयनोस्फीयर की बात। आयनोस्फीयर के बाद आता है हमारा थर्मोस्फीयर, जो कि हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस हम इतना जान लेते हैं कि ये एक्सटेंड करता है अप टू 600 किलोमीटर्स और यहाँ पे टेम्परेचर जो है वो लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। तो ये तो हुई हमारी एटमॉस्फेयर के स्ट्रक्चर की बात ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे हम एटमॉस्फेयर को दो हिस्सों में बांटते हैं। वन इज़ द होमोस्फीयर, अनदर इज़ हेट्रोस्फीयर। होमो मीन्स सिमिलर, तो जहाँ पे गैसेस का जो कंपोजिशन है वो सिमिलर होता है उसको हम बोलते हैं होमोस्फीयर। और ये होता कहाँ तक है? ये होता है अप टू 80 किलोमीटर। हेट्रोस्फीयर में जो कंपोजिशन है वही क्या हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म हो जाता है और गैसेस अपने मॉलिक्यूलर वेट के हिसाब से अरेंज हो जाती है। यानी कि हैवियर गैसेस जो है वो नीचे होती हैं और लाइटर गैसेस जो हैं वो ऊपर की तरफ होती हैं। लाइटर गैसेस जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम और हैवी गैसेस जैसे नाइट्रोजन। और इस तरह से हम डिवाइड करते हैं एटमॉस्फेयर को ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन। तो आज हमने पढ़ा कि भाई एटमॉस्फेयर क्या है, एटमॉस्फेयर का स्ट्रक्चर क्या है, कंपोजिशन क्या है, उसके अंदर कौन कौन सी गैसेस हैं, वो कितनी मात्रा में हैं और उनके रोल क्या क्या हैं। तो आज के लिए इतना ही बस करते हैं। उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक की ओर बढ़ेंगे जो कि होगा इंसोलेशन एंड टेम्परेचर। तो तब तक के लिए कीप स्टडिंग। और अगर आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं या जो टॉपिक आप पढ़ चुके हैं उन पे टेस्ट लगाना चाहते हैं तो आप इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं aulupsc.com पे। वहाँ पे आप UPPCS के मॉड्यूल में जाके फ्री टेस्ट लगा सकते हैं। इवन आपको अगर अच्छा लगे तो आप पेड टेस्ट सीरीज़ भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो कि आपको मंथली बेसिस, क्वार्टरली बेसिस या हाफ ईयरली बेसिस पे मिल जाता है और उसी हिसाब से आपको पे करना पड़ता है, जिससे कि आपको फीचर्स सारे मिलते हैं और आपके पॉकेट पे इतना बर्डन भी नहीं पड़ता। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।